नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज योग सूत्र का 5वां सेशन है। हम लोगों ने अभी तक जिन चीजों पे चर्चा की वो ये कि योग शब्द के 2 अर्थ हैं। युज मेलने, इसका मतलब योग कर देना। जीव और ईश्वर का जब योग हो जाता है, जिसको मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, उसको हम योग कहते हैं। दूसरा अर्थ है युजिरे इति समाधि ही। हर वो साधन जो हमें उस योग की तरफ ले जाता है, वो साधन या वो साधना भी जो हमें समाधि की तरफ ले जाती है, योग कहलाती है। तो योग के 2 अर्थ, समाधि की तरफ ले जाने वाली साधना भी योग है और योग परमात्मा से एकाकार होना भी है। तो परमात्मा से एकाकार होने के आधार पर बहुत कम लोग इस दुनिया में योगी कहलाएंगे, किंतु यदि हम समाधि की परिभाषा को पालन करें तो बहुत सारे लोग उस यात्रा पे हैं और समाधिस्थ हैं, तो वो सभी योगी हैं। तो योग सूत्र में हमने पहला अध्याय प्रारंभ किया। पहला अध्याय का हमने पहला सूत्र लिया, अथ योगानुशासनम। अब हम योग अनुशासन को पढ़ना शुरू करते हैं। फिर हमने दूसरा सूत्र पढ़ना शुरू किया और दूसरा सूत्र था योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। चित्त, जो जिसको माइंड भी कहा जाता है, उसके 2 अर्थ हमने बात की। एक अर्थ ये इनर इंस्ट्रूमेंट है। चित्त एक इनर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों होते हैं। और एक दूसरे अर्थ में चित्त का अर्थ वो भी होता है जो इकट्ठा करता है। तो ब्रॉडर सेंस में चित्त माइंड है और नैरो स्पेसिफिक सेंस में चित्त मेमोरीज हैं जो इकट्ठा भी करता है। सो हमने फिर यात्रा शुरू की चित्त को समझने की, अंडरस्टैंडिंग माइंड। योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो पहले हम चित्त को समझें। तो चित्त के 4 फंक्शंस हैं। देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ माइंड। हमने बात की, पहला फंक्शन इज मन, माइंड, जो सेंसरी या प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सारी फाइल्स का प्रोसेसिंग करता है, फाइल्स पे अपनी टीप लगाता है। अगर मन एक ऑफिस है, तो अगर पूरा माइंड एक ऑफिस है, तो जो मन है वो वहां टीप लगाता है। इट पुट्स टीप। मन, जितने भी विचार मन में आते हैं, जितने भी विचारों की फाइल्स आती हैं, उस पर वो टीप लगाता है। तो हमने पिछले सेशन में इस पे बात की थी। दूसरा इज चित्त। चित्त इज मेमोरी बैंक। ये वो बाबू है जो सारी फाइल्स इकट्ठी रखता है। हमने पिछली बार चित्त पे भी बात की थी और एक हमने उसमें मेडिटेशन भी किया था। तो चित्त वो बाबू है जो सारा रिकॉर्ड रखता है। वो बाबू वो फाइल्स मन को देता है। मन उन फाइल्स का अध्ययन करता है, उसको अपने फोकस में लाता है, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, और फिर मन उस पर अपनी टीप लिख के आगे बढ़ा देता है। फाइल आगे कहाँ बढ़ाता है उस पर अपन अलग से चर्चा करेंगे। पर आज जो चौथा फंक्शन है माइंड का, उस पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे अहंकार पे। योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः। तो जब तक हम चित्त को ढंग से नहीं समझेंगे, हम इस ग्रंथ की यात्रा को ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमने मन पे बात की, हमने चित्त पे बात की, आज हम बात करेंगे अहंकार पर। क्या होता है अहंकार? इट इज अहम करणम अहंकारः। अहम मतलब आई, करणम मतलब दैट क्रिएट्स आईनेस। आईनेस इज कॉल्ड अहंकार। आईनेस, आइडेंटिटी। What and how do I identify with? मैं खुद को किस चीज से आइडेंटिफाई करता हूं? बहुत सिंपल भाषा में अगर आप एक छोटे बच्चे को समझाना चाहें
तो अहंकार ये है, आई एम डॉट 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 डॉट, जो भी आप इस डॉट में लिख रहे हैं वो सब अहंकार है। जैसे आई एम विक्रांत, ये नाम हो गया। आई एम मेल, ये जेंडर हो गया। आई एम हिंदू, ये धर्म हो गया। आई एम क्षत्रिय, ये जाति हो गई। आई एम एशियन, ये नस्ल हो गई। सो आप कुछ भी, आई एम अ सन, ये रिश्ते हो गए। आई एम यंग, ये मेरी उम्र हो गई। आई एम ए टीचर, ये मेरी नौकरी हो गई। सो जहां जो भी आप इस लाइन के आगे लिखेंगे वो सब आपकी आइडेंटिटी है। आप खुद को किससे आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे ही आप खुद को एक आइडेंटिटी देते हैं, अक्सर तो हमें आइडेंटिटी पैदा होने के पहले ही मिल चुकी होती है। पैदा होने के पहले ही हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा कुछ हद तक कई बार रंग भी, कई बार देश, नस्ल, वर्ण, रिश्ते, बहुत कुछ पहले से ही मिले चुके होते हैं। तो हम जैसे ही पैदा होते हैं इतनी सारी आइडेंटिटीज तो हमें डे वन पे हमें दे दी जाती है। फिर जब हम आइडेंटिटीज के साथ बड़े होते हैं तो हमारा दुनिया को देखने का तरीका वैसे ही बन जाता है जैसा हम खुद को देखते हैं। सो आइडेंटिटीज इज कॉल्ड अहंकार। अहंकार इज अ फीलिंग दैट सेल्फ इज सेपरेट एंटिटी। अहंकार ये भाव है कि मैं सेपरेट हूं इस पूरी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। मैं उससे अलग हूं, मेरी एक अलग आइडेंटिटी है। इस अलग आइडेंटिटी को अहंकार कहते हैं, जो महत्वपूर्ण है, जरूरी है, क्योंकि ये जो अलग आइडेंटिटी है इसको आपको खाना भी खिलाना पड़ेगा, अन्यथा ये शरीर आपका चलेगा नहीं। तो इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा एज ए सेपरेट यूनिट। तो कुछ हद तक अहंकार महत्वपूर्ण भी है। सो अहंकार में मैं अपने आप को जिस भी रोल में डिफाइन करता हूं, ये जैसे हमने बताया, रंग, देश, जाति, धर्म, नस्ल, वर्ण, रिश्ते, उम्र, नौकरी, लिंग, सब कुछ, इसमें से एक ऐसा आइडेंटिटी होता है जिससे मैं प्रिडोमिनेंटली खुद को डिफाइन करता हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं खुद को नौकरी से डिफाइन करूं, मैं कहूं मैं कलेक्टर हूं, मैं कहूं मैं मैनेजर हूं, मैं कहूं मैं ये हूं, तो जैसे ही मेरी नौकरी पे परेशानी आएगी मेरे जीवन में भूकंप आ जाएगा, मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। आई नो सच केसेस वेयर पीपल हैव कमिटेड सुसाइड बिकॉज उनके बॉस उन्हें बहुत परेशान करते थे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी केवल उस नौकरी के आसपास ही घूमती है। नौकरी में कुछ अच्छा हुआ तो बहुत खुश है, नौकरी में कुछ बहुत बुरा हुआ तो दुखी हो गए। एक मैनेजर साहब थे, जनरल मैनेजर, वो जब भी जोक सुनाते थे उनके सारे मैनेजर्स, जो बाकी मैनेजर्स थे, वो लुढ़क लुढ़क के हंसते थे। तो जब भी जीएम जोक सुनाते सारे मैनेजर जोर जोर से हंसते। अच्छा, सीनियर जोक सुनाता है तो हंसना तो पड़ता है, अगर आपकी आइडेंटिटी एम्प्लॉय की है तो सब जोर जोर से हंसते। एक बार उन जनरल मैनेजर ने जोक सुनाया, सारे लोग लुढ़क लुढ़क के हंसे हमेशा की तरह, पर एक व्यक्ति हंसा नहीं। जनरल मैनेजर को इसकी बिल्कुल आदत नहीं थी। जनरल मैनेजर ने बड़े गंभीर होकर पूछा उससे, क्या बात है, आज तू हंस रहा नहीं है? तो उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, वो सर मैंने एक दूसरी कंपनी में अप्लाई किया था, कल ही वहां से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है सर, तो अब मैं जाऊंगा और वहां के जनरल मैनेजर के जोक पे हंसूंगा सर, आपके जोक पे हंसने की मेरी बाध्यता समाप्त हो चुकी है सर। सो व्हाट हैपेंस इज, हम जब नौकरी में खुद को डिफाइन करते हैं तो पूरा जीवन में भूकंप आ जाएगा, जरा ऊंचा नीचा। अगर मेरे जीवन की आइडेंटिटी केवल एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, एक बेटा है, एक बेटी है, उसके वही मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी है, तो जैसे उस रिश्ते में परमात्मा ना करे कुछ गड़बड़ हुई, जीवन पूरा भूकंप आ जाएगा आपके जीवन। सो ये लिमिटेड आइडेंटिटीज पूरी तरह से हमें एक बारूद के ढेर पे बिठा के रखती है। भले किसी भी तरह की लिमिटेड आइडेंटिटी हो। सो ये अहंकार है, अहंकार जो हमें
अपनी आइडेंटिटी जिस तरह से हम देखते हैं उसको अहंकार कहा जाता है। इट इज अ फीलिंग ऑफ थिंकिंग एंड कंसिडरिंग कि मैं सेपरेट हूं इस पूरी कायनात से, और इसी के साथ हमारे जीवन में देखने का तरीका बदलना शुरू होता है। अब थोड़ा सा इसमें गहरे से उतरना शुरू करते हैं। अहंकार से कैसे देखने का तरीका बदलता है और क्या अहंकार ही ईगो है, थोड़ा सा इस पे चर्चा करें। अहंकार इज नॉट ईगो। अहंकार इज द सेंस ऑफ आवर ओन आइडेंटिटी। मेरी आइडेंटिटी का सेंस, ये जितनी आइडेंटिटी है, जितनी अभी हमने बता दी, ठीक। ईगो क्या है? सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस आई गिव टू माई सेल्फ। अहंकार सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ईगो सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस है। अहंकार इज वॉट यू थिंक यू आर। फाइन। हु यू थिंक यू आर, आई मीन आपको क्या लगता है आप कौन हैं? आप पुरुष हैं, आप व्यक्ति हैं, जो भी हैं, इंसान हैं, तो ये अहंकार। ईगो क्या है? व्हाट डू यू थिंक यू आर। आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो फिर, ठीक। अहंकार मीन्स आईनेस, ईगो मीन्स कंसीडरिंग योरसेल्फ हाईनेस, ठीक। अहंकार ही सबस्ट्रक्टम है जिसपे ईगो जन्म लेता है। आइडेंटिटी होती है, फिर आप उस आइडेंटिटी को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। भगवान कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं, जब अर्जुन कहता है मैं उन्हें नहीं मारूंगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं भी अर्जुन तू मारेगा। याद कीजिए चैप्टर 11, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मारेगा उन लोगों को, वो तो मरे हुए हैं, मेरी इच्छा के बिना तो तू अंगूठा भी नहीं हिला सकता, तू क्या मारेगा, तू तो मरे हुए को मार। हम अननेसेसरी अपने आप को बहुत महत्व देते हैं। भगवान कहते हैं तू नहीं भी होगा तो कोई और मारेगा उन्हें, उनका मरना निश्चित है, तू बेकार में ही खुद को इतना महत्वपूर्ण बना रहा है। ये ईगो है। जैसे छिपकली छत पे चिपकी रहती है और उसे लगता है छत मैंने उठा रखी है। माता पिता जब अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, उनको लगता है हमारे बिना बच्चा एक दिन नहीं जी पाएगा। जरा जाके देखिए और दुनिया भर का सर्वे कीजिए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माता पिता बचपन में नहीं रहे और आज उन्होंने दुनिया में झंडे गाड़े हैं अपनी योग्यता के, अपने परफॉर्मेंस के। हम अननेसेसरी ही रिश्तों में, नौकरी में, जीवन में, या फिर इस पूरे प्लेनेट पे खुद को जो इतना ज्यादा महत्व देते हैं, ये हमारा ईगो है। इतना महत्व, जबकि साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि मक्खियों के बिना, मधुमक्खियों के बिना ये प्लेनेट नहीं चल सकता, इंसान के बिना बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम अननेसेसरी इसको महत्व देते हैं खुद को। सो ईगो इज इंपॉर्टेंट, बुरा नहीं है ईगो, इंपॉर्टेंट है। ईगो इज रॉन्ग, टू बी अवॉइडेड। अहंकार इज न्यूट्रल, ईगो इज बायस्ड। सो अहंकार को अगर आप एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें, तो 0 जो होगा उसको आप अहंकार कहेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो उसको सेल्फ रेस्पेक्ट कहेंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट। अहंकार को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, सेल्फ रेस्पेक्ट इज पॉजिटिव साइड, ईगो इज नेगेटिव साइड, अहंकार इज न्यूट्रल। अहंकार बिल्कुल बीच में है। अहंकार केवल आइडेंटिटी है, और फिर उस अहंकार के साथ जब मन और चित्त जुड़ना शुरू होते हैं, तब फिर खेल शुरू होता है, जिस पे भी हम बात करेंगे। सो 3 शब्द हमने बोल दिए, अहंकार, ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। अहंकार और ईगो में हम अंतर बता चुके हैं, एंड प्लीज डोंट कंफ्यूज ईगो एज अहंकार, इट इज नॉट। अब क्यों फिर उसको ईगो बोलते हैं? क्योंकि कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है ना इंग्लिश में, क्या करेंगे? इस गहन चेतना तक उतर पाना हर जगह संभव नहीं था, तो भाषाओं में उन शब्दों का विकास नहीं हुआ। फिर ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में क्या अंतर है? ईगो इज एग्रेशन, एग्रेसिव होना, सेल्फ रेस्पेक्ट इज असर्टिव। सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब मैं जो कहूं वो सुना जाए, मैं अपनी बात खुद मुख्तारी से रख पाऊं। ईगो इज एग्रेशन, केवल मेरी बात सुनी जाए। सेल्फ रेस्पेक्ट सीज एवरीबडी एज इक्वल, मैं सबको समान मानता हूं। ईगो, आई एम इंफीरियर और सुपीरियर एनीवेज, बराबर नहीं, या तो सबसे बड़ा हूं या छोटा हूं। सेल्फ रेस्पेक्ट वी शुड हैव, ईगो वी शुड नॉट हैव। सेल्फ रेस्पेक्ट लीड्स टू कॉन्फिडेंस, ईगो लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंस। सो हमने ये देखा कि अहंकार एक न्यूट्रल
एस्पेक्ट है, ये तटस्थ है, ये किसी दिशा में नहीं है। पर जब अहंकार मन और चित्त से जुड़ता है तो फिर ड्रामा शुरू होता है, फिर वर्ल्ड व्यू शुरू होता है। ठीक, कैसे ये खेल शुरू होता है जरा देखें। और इसी खेल से अहंकार कलरिंग कर देता है, हम पोत देते हैं सारी दुनिया को, वी कलर द वर्ल्ड। परफेक्ट। चलिए आपको हम अभी एक एक्सपेरिमेंट से बताते हैं कि हमने दुनिया को कैसे कलर कर रखा है। Think of 3 people whom you love the most in this world. Okay, think of 3 people whom you love the most in this world. उन 3 लोगों का चेहरा दिमाग में लाइए, देखिए किनके चेहरे आ रहे हैं। परफेक्ट, थैंक यू। अब आंखें खोल लीजिए अपनी। अब नाउ think of 3 people whom you don't like much. I'm not saying you hate, you don't like much, आप बहुत पसंद नहीं करते। उन 3 लोगों के नाम दिमाग में लाइए, या फोटो लाइए, उनके चेहरे लाइए, उन लोगों के चेहरे लाइए जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। इट्स नॉट दैट यू हेट देम, somehow you want to avoid them, उन्हें आप अवॉइड करना चाहते हैं। जरा सोचिए, लाइए किसी के चेहरे में। परफेक्ट। अब आंख खोल लीजिए। ये जितने का चेहरा, पहले 3 लोगों का चेहरा आया जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं, इनको आपने ग्रीन कलर से कलर कर रखा है। इट्स अ कलर विच यू हैव गिवन टू देम, व्हेनेवर यू थिंक ऑफ देम यू फील पॉजिटिव। ये जो दूसरे 3 लोग हैं, इनको आपने लाल रंग से पोत रखा है। ठीक, कई बार सत्संग में लोगों के दिमाग में किसी का नाम भी नहीं आता उस समय, बट अदरवाइज इन लाइफ हमारी प्रायोरिटीज हैं। हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, उसको चाहते हैं लाइफ में, इसको कम चाहते हैं, उसको ज्यादा चाहते हैं। तो ये जो जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, इट इज रेड, हमने उसको लाल रंग से पोत रखा है। ठीक है, अब मजे की बात यह है, जिसको आपने लाल रंग से पोत रखा है उसको किसी और ने ग्रीन से पोत रखा होगा। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग रंग से पुता होता है, और ये पूरी दुनिया इज पेंटेड, ये पूरी दुनिया हमने पेंट कर रखी है। अब कैसे पेंट कर रखी है, कैसे पेंट होती है ये, तो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभाता है हमारा चित्त, हमारी यादें। दूसरा किरदार निभाता है हमारा अहंकार, और तीसरा किरदार निभाता है हमारा मन। ठीक, ये तीनों मिलके ये रंगाई पुताई का काम करते हैं। कैसे, देखिए, पहले हम अहंकार को देख लें। अहंकार क्या रोल निभाता है। आप एक क्रिकेट मैच देखने जाइए, अब अगर दूसरी टीम, जो पाकिस्तान की टीम वाला छक्के पे छक्के मार रहा है, खेल तो बहुत अच्छा हो रहा है, पर आप दुखी होकर बैठे हैं। खेल अच्छा हो रहा है, जबरदस्त रन बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर आप तो दुखी हैं, क्योंकि आपका अहंकार आपको खेल ही नहीं देखने दे रहा। देखिए, आपने रंग पोत दिया। शकलेन मुश्ताक कितना ही अच्छा खेले, आपको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उसे रेड में पोत रखा है। अब रेड में जिन जिनको आपने पोत रखा है, उसका परफॉर्मेंस भी आपको नहीं दिखेगा, उसकी अच्छी चीजें दिखेंगी नहीं, आप ब्लाइंड हो जाएंगे उसके प्रति। सो दिस इज हाउ अहंकार पुट्स अ रोल। कई बार ऐसा भी होता है कि उस व्यक्ति से संबंधित आपके पास इतनी सारी कड़वी यादें हैं, और चित्त क्या करता है, जब भी उस व्यक्ति की बात आती है, खट से सारी फाइल निकाल के मन के सामने रख देता है। मन बाबू है कि साहब ये सब इसका रिकॉर्ड है, हिस्ट्री सीटर है, ये तो बचपन से ऐसा करता आया है मेरे साथ। तो बस आपके पास इतनी सारी यादें हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि उस व्यक्ति ने बहुत कुछ अच्छा भी किया होगा, पर यहां वो जो बाबू है वो आपके पास नेगेटिव फाइल्स लाके रखता है, सो आप उसको नेगेटिवली एक्सेस करना चालू करते हैं। ठीक, तो यही कौन सी यादें आपको उस व्यक्ति के बारे में बार बार आती हैं जब भी आप उसको देखते हैं, ये चित्त लेके आता है। उसकी कौन सी चीजों पे आप फोकस करते हैं। चलिए, वो यादें आई, पर डू यू फोकस ऑन दोज मेमोरीज। ये फोकस मन करता है, और ये फीलिंग कि उसने मेरे साथ बुरा किया, ये अहंकार है। ये तीनों की ट्रिनिटी है जो हमारी दुनिया को रंगीन बना देती है। रंगीन मतलब इन अ बैड वे, ठीक, न्यूट्रल नहीं रहने देती हमें। जैसे मैं सास हूं, अब द मोमेंट मेरी आइडेंटिटी कि मैं सास हूं,
मैं बहू को उतना अप्रिशिएट नहीं करूंगी जितना जितना मैं बेटी को अप्रिशिएट करूंगी। बहू की गलतियों को मैं बिल्लोरी का वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूंगी और बेटी की गलतियों को मैं माइक्रोस्कोपिक से देखूंगी। तो मैं लेंस ही बदल लूंगी इसके बेसिस पे कि गलती किस कौन कर रहा है। जो अपना होता है उसकी गलती भी क्षम्य हो जाती है और जो दूसरा पक्ष का होता है उसकी गलतियों पे ज्यादा चर्चाएं होती है। सो इस तरह से हमारा वर्ल्ड जिसको हम देखते हैं, दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम देखते हैं। हमने इसको रंगों में बांट दिया है और यही कारण हमारी दुनिया कठिन हो गई है। रंग कौन कौन से हैं? वही जो पहले हमने बात की, देश के, जाति के, रंग के, रिश्तों के, नौकरी के, जेंडर के, हमने रंगों में बांट दिया है। एक नेताजी पहले एक पार्टी में थे, कुछ समय बाद दूसरी पार्टी में आ गए। जब वो उस पार्टी में थे तो जिस पार्टी में थे उस पार्टी में उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगता था और विपक्ष बुरा लगता था। अब वो उस विरोधी पार्टी में आ गए तो अब उस पार्टी में सब कुछ अच्छा लगने लगा है और ओरिजिनल पार्टी बुरी लगने लगी है। दिस इज व्हाट इज अहंकार। द मोमेंट यू चेंज योर आइडेंटिटी, आपका वर्ल्ड व्यू ही बदल जाता है। ये इतना पावरफुल है, आपका पूरा वर्ल्ड व्यू बदल जाता है। अगर आप एक पार्टी के सपोर्टर हैं तो आपकी भाषा क्या होती है? कुछ अच्छा हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? सरकार ने किया। कुछ गलत हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? जनता की गलती है, जनता गंभीरता से नहीं ले रही। कुछ बुरा हुआ तो आप क्या कहेंगे? विपक्ष की गलती है। क्योंकि आप कलर्ड देख रहे हैं दुनिया को, आप दुनिया को एज इट इज देख ही नहीं रहे। अगर कोई आपका दोस्त है, उसने अच्छा किया तो आप कहेंगे बड़ा टैलेंटेड है मेरा दोस्त। उसने बुरा किया तो आप कहेंगे क्या करें ना, सिचुएशन सी ऐसी आ गई उसके सामने, वो क्या करता बताइए आप। अच्छा, कोई आपका दुश्मन है, उसने अच्छा किया तो लकी है वो, देखो बाय चांस कर गया। और कोई आप जो जिसको आप पसंद नहीं करते उसने बुरा किया तो हम तो पहले से ही कहते थे वो वैसा ही। सो यू कुड सी दैट वी डोंट सी वर्ल्ड एज इट इज। एंड इस सब के कारण चित्त में लहरें उठती है। इस सब के कारण हम दुनिया को वैसा देखते ही नहीं है और हमने पूरी दुनिया को कलर्ड कर दिया है। ये दुनिया जो न्यूट्रल होनी चाहिए थी, वी सी थिंग्स एज वी आर, नॉट एज दे आर। तो क्या करें? डी कलरिंग। योग सूत्र डी कलरिंग का तरीका है। ना रेड ना ग्रीन, एज इट इज, नो कलर, नो कलर एट ऑल। ऑब्जर्वेंट हो जाइए आप। जहां भी आप आसपास चीजें देखें, जैसे ही आपने कहा कितना अच्छा है ना, ये देखिए हो गया ग्रीन कलर। आपने जैसे ही कहा ये खराब है, देखिए हो गया ना रेड कलर। हम इतने आदतन है कलर करने की। हम कुछ खा रहे हैं तो वहां कलर कर देंगे, हम किसी से मिल रहे हैं तो वहां कलर कर देंगे। 24 घंटे हम रंग लगाते रहते हैं, चितेरे जैसे। तो करें क्या? देर आर 3 steps मेथड ऑफ अनकलरिंग। देर आर 3 steps मेथड ऑफ अनकलरिंग द वर्ल्ड। स्टेप नंबर 1 इज कॉल्ड होल व्यू। अब जरा उस व्यक्ति को जिसको अभी आप उतना पसंद नहीं करते, ठीक, उस व्यक्ति को जिसको आप थोड़ा अवॉइड करना चाहते हो, उस व्यक्ति को जिसको आप बहुत अप्रिशिएट नहीं करते, उस व्यक्ति का दिमाग में लाइए और ये सुनते जाइए। 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं खुद के लिए होल व्यू के लिए। जिस भी व्यक्ति को आपको अनकलर करना है, चलिए हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। एक व्यक्ति का दिमाग में लाइए उसका चेहरा और आपको अनकलर करना है। जिस भी व्यक्ति को आपको अनकलर करना है, ठीक, कोशिश कीजिए वो जो रेड में है उसको आपको अनकलर करना है। तो उस व्यक्ति का चेहरा दिमाग में लाइए और अब होल व्यू के लिए प्रश्न सुनिए। ठीक, होल व्यू में पहला पहला इज कॉल्ड लैंडिंग व्यू। लैंडिंग व्यू मतलब मेरा व्यू, ये तो आपको पता ही है। लैंडिंग व्यू तो रेड है ही। तो होल व्यू का पहला व्यू तो माय व्यू। मुझे कुछ ना कुछ उसमें कमियां दिख रही हैं, कुछ ना कुछ उसमें उसने ऐसा किया है जो मुझे पसंद नहीं है, ये तो लैंडिंग व्यू होता है। फिर दूसरा, लैंडिंग व्यू मींस व्यू फ्रॉम माय साइड, मेरा देखने का तरीका। दूसरा प्रश्न, उसका इसी चीज को देखने का तरीका क्या होगा? अगर मैं उस व्यक्ति की जगह होता तो मैं कैसे देखता? इट इज कॉल्ड हिज और हर व्यू। ठीक, हमेशा ये देखिए उसी सिचुएशन को उसकी तरफ से देखने का प्रयास कीजिए।
अगर आप ईमानदारी से और आप अगर ईमानदारी से उसकी तरफ से आंख बंद कीजिए और आप उस सामने वाली कुर्सी पे बैठिए और वो बन के देखिए उसी सिचुएशन, बहुत अलग दुनिया देखेगी आप, बहुत अलग दुनिया। सो इट इज हिज व्यू, उसका व्यू क्या है। तीसरा प्रश्न, व्यू ऑफ अदर्स। क्या जो मेरी राय है उसके बारे में सभी की वही राय है? क्या सभी ऐसा सोचते हैं? कई बार ये होता है चूंकि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता इसीलिए वो खराब है, पर बाकी सबके साथ तो बाकी सब तो अच्छा सोचते हैं उसके बारे में, ये भी होता है। इसको भी काउंट कीजिए। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, वाइड व्यू। वाइड व्यू क्या है? वाइड व्यू मतलब क्या वो हमेशा से ऐसा रहा है, डे वन से, या कभी कुछ अच्छे पल भी थे, न्यूट्रल पल भी थे? थिंक अबाउट दोज गुड टाइम्स, रिस्टोर योर सेल्फ इन दोज गुड टाइम्स। उस पे सोचिए, उस गुड टाइम्स के बारे में सोचिए। एंड आखिरी, जब आप ये चारों कर चुके हो, उसके बाद एक ओमकार व्यू। एक ओमकार व्यू, द व्यू फ्रॉम द हायर। अब सारे परिप्रेक्ष्य को एक साथ देखिए। मेरा व्यू ये है, उस व्यक्ति का व्यू ये है। अगर उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अलग है। मैं मेरे बेटे को टोकता रहता हूं किसी बात पे, उसका व्यू क्या है उसी चीज को देखने का? तीसरा, क्या वो हर रोल में सभी के साथ खराब है? तीसरा, जब आप देखेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बाकियों से तो ठीक है, तो इसका मतलब मैं उसको खराब लेबल नहीं कर सकता, मुझे वो लाल रंग हटाना पड़ेगा, उतना ज्यादा नहीं रख सकता मैं। चौथा, क्या वो शुरू से ही ऐसा रहा, या फिर उसके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं रही जिसने उसे वो बना दिया जो वो है? क्योंकि कोई व्यक्ति मूलतः तो बुरा नहीं होता, कभी तो अच्छा रहा होगा। वॉट वॉज दैट टाइम? थिंक ऑफ इट। ये चार, और आखिरी एक ओमकार व्यू। सो इट इज कॉल्ड होल व्यू। डब्ल्यू फॉर वाइट, एच फॉर हिज और हर व्यू, ओ फॉर अदर्स व्यू, एल फॉर लैंडिंग व्यू मतलब माय व्यू, एंड ई फॉर एक ओमकार व्यू, होल व्यू। जब आप इसको गंभीरता से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस व्यक्ति के प्रति अब थोड़े लिबरल हो रहे हैं। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इस पे विचार कीजिए, यू विल बिकम मोर लिबरल। वो लाल रंग अब उतना गहरा लाल नहीं बचेगा, पर फिर भी डी कलरिंग इतनी सरल नहीं होती, मन फिर भी उसको कलर करना चाहेगा ही। सो नेक्स्ट इज स्टेप टू, इट इज कॉल्ड रोल व्यू, ROLE, रोल। ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन खुद से पूछने होते हैं। एम आई परफेक्ट, क्या मुझ में कोई कमी नहीं है जो मैं दूसरों की कमियों में इतना इंटरेस्ट ले रहे हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एम आई टू टेल देम कि वो व्यक्ति बुरा है, वो लाल रेड कलर में है? एम आई परफेक्ट? सेकंड, हु एम आई टू जज, मैं कौन होता हूं जो जज करूं? एंड थर्ड, लेट द हायर डिसाइड, हायर विल जज, मैं नहीं जज करूंगा, मेरी कोई नेगेटिव ओपिनियन नहीं है उसके प्रति। ठीक, ये 3 प्रश्न बार बार खुद से पूछे, इससे डी कलरिंग और तेज होगी। इस पे मेडिटेट कीजिए उस व्यक्ति को लेकर। आखिरी इज स्टेप 3, इससे जनरली डी कलरिंग हो जाती है। इट इज कॉल्ड सोल व्यू। सोल व्यू, सोल व्यू का मतलब है वो व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा पर है, उसकी आत्मा अपने जीवन, उसकी जीवात्मा अपनी यात्रा पे है, उसके अपने अनुभव रहे हैं, मेरे अनुभव बहुत अलग हैं, उसकी जीवात्मा के अपने अनुभव रहे हैं और उसके अनुभवों ने उसे वो बना दिया जो आज है।
अगर वो बहुत गलतियां कर रहा है तो वो बेबी सोल है, अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ। अगर वो बहुत मटेरियलिस्टिक है तो बेबी सोल है, अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ, धीरे धीरे परिपक्व होगा। एंड यू डोंट जज ए बेबी, जैसे आप एक छोटे बेबी को जज नहीं करते, उसकी शरीर की उम्र नहीं, उसकी जीवात्मा की उम्र अभी बेबी ही है, वो भी मैच्योर होगा। जैसे हम बेबी को जज नहीं करते, लेट मी नॉट जज, एवरीबडी विल इवॉल्व इन ड्यू कोर्स, लेट मी सेंड ब्लेसिंग्स, मैं ब्लेसिंग्स भेजू। ये 3 स्टेप बार बार दोहराइए, जनरली इससे व्यक्ति के प्रति डीकलरिंग हो जाती है। पर इसके बाद भी अगर कलरिंग रह जाए तो फिर सॉल्यूशन इज रीबर्थ, लॉ ऑफ कर्मा, रीबर्थ। हम फिर से आते हैं और डीकलर करना पड़ता है। जब तक हम न्यूट्रल ना देखने लगे इस दुनिया को, हम आते रहेंगे बार बार। सो ये जो अहंकार का रंग है, जब तक पूरा ना हटे तब तक हम बार बार आते रहेंगे। हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं तो एक दिन पाकिस्तान में पैदा होंगे अगले जन्म, एंड हम देखेंगे इंसान वहां भी बसते हैं। हम किसी धर्म से नफरत करते हैं तो अगले जन्म उसी धर्म में पैदा होंगे और समझेंगे मानवता वहां भी बसती है। जब तक हम न्यूट्रल ना हो जाए, जब तक ये राग द्वेष खत्म ना हो, ये क्लिंजिंग प्रोसेस चलती रहती है, ये क्लिंजिंग प्रोसेस चलती रहती है, इट प्यूरिफाइज। और इससे धीरे धीरे एक मल्टी डायमेंशनल व्यू क्रिएट होता है, जहां आप चीजों को सही गलत में नहीं आंकते, अच्छे बुरे की किताबें उठा के फेंक देते हैं। आप अगर आज किसी का व्यू समझ नहीं पा रहे हैं, इस तीनों स्टेप्स के बाद भी, होल व्यू, रोल व्यू, सोल व्यू के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित रखिए आप अगले जन्म में उसी रोल में पैदा होने वाले हैं, लिख के ले लीजिए आप। क्योंकि यूनिवर्स रियली वांट टू हेल्प यू, कि तुम थ्योरेटिकली तो नहीं समझ पा रहे हो, तो लिव अ कंप्लीट 90 साल का जीवन जियो उस रोल में, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन्स बीइंग अ फीमेल इन इंडिया। आपको नहीं समझ में आ रहा अभी उसका दर्द, आप जन्म लीजिए और सीखिए। सो हर व्यू विल ब्रिंग यू अनदर, आपको एक फिर से वापस आएंगे आप। कई बार आपके साथ, अगर इस बार आपके साथ अत्याचार हो, आपने अत्याचार किया है, तो यू विल कम बैक अगेन एंड आप पर अत्याचार होगा, एंड यू विल रियलाइज इट कि हाँ, हाउ डज इट फील। सो वी कम बैक अगेन एंड अगेन, वी टेक रोल्स, वी टेक दोज प्लेसेस वेयर वी वांट टू लर्न। फिर इससे क्या होता है, इससे एक न्यूट्रल व्यू जन्म लेता है। जो न्यूट्रल व्यू, या तो ये 3 स्टेप प्रोसेस से हो जाए। कितनी बार स्त्री पुरुष में झगड़ा केवल अहंकार के कॉन्फ्लिक्ट का ही हो जाता है, और वो अहंकार मूल ये होता है कि मैं पुरुष हूं, तुम स्त्री हो। जितना सघन आपका यह अहंकार है, उतनी ही बार आप बार बार स्त्री के रूप में जन्म लेंगे, इसको समझने के लिए। सो धीरे धीरे एक न्यूट्रल व्यू आता है, नो कलरिंग, एंड देन आप खुद को रीडिफाइन करते हैं। ये जो आईने से रीडिफाइन होती है, आप वर्ल्ड को भी रीडिफाइन करते हैं, जगत प्रपंच को रीडिफाइन करते हैं, और आप खुद को रियलाइज करते हैं कि मैं वही ब्रह्म हूं। और तब तक ये पुनर्जन्म की चक्र चलता रहता है। अहंकार जब तक एक ओमकार में नहीं मिल जाता, ये खेल चलता रहेगा। जब तक हम राग देश के परे होकर न्यूट्रल ना हो जाए, ये खेल चलता रहेगा। सो एक एक्टिविटी आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं, जरा नोटिस करना शुरू कीजिए कि आप जब दुनिया को देखते हैं, तो जैसे टर्मिनेटर मूवीज में एक चश्मा लगा होता था ना, देखिए आपके आसपास स्पॉटेड ग्रीन, स्पॉटेड रेड। आप देखिए कितनी सारी चीजें आपने रेड एंड ग्रीन कर रखी है। मान लीजिए आपको एक ट्रॉफी मिली है, आपको उसको देखते हो तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है, स्पॉटेड ग्रीन। आपके घर के सामने कोई कचरा डाल के चला गया, स्पॉटेड रेड। आप देखिए कितनी चीजें, यू स्पॉट ग्रीन रेड, ये बिल्कुल सेंसेक्स की तरह उछलता रहता है। और इसी को तो चित्त की वृत्तियां कहते हैं। आप शांत रह ही नहीं पाएंगे, आप बस इसी रंग में लगे रहेंगे जब तक ये न्यूट्रल ना हो जाए। सो आई एम सजेस्टिंग यू एन एक्टिविटी। एक तो जरा साक्षी हो जाइए, आगे से जब भी आप कुछ देखें, ध्यान दीजिए ये कौन सा रंग है। और जैसे ही आप कहें, जैसे जब आप एक फूल को खिलता हुआ देखें, तो केवल उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए, उसको रंग मत दीजिए। आई लव दिस, कितना प्यारा है। व्हेन यू कलर इट,
फिर जब वो मुरझाएगा, किसी ने बच्चे ने उसको खेल खेल में तोड़ दिया, आपको गुस्सा आ जाए, यू जस्ट बी न्यूट्रल, वो वैसा ही है। ठीक। सो जस्ट इमेजिन, अब आपको हम एक एक्टिविटी जो बता रहे हैं, आपके आसपास जरा लोगों को याद कीजिए और देखिए कितने लोगों को आपने ग्रीन कर रखा है, जिनको आप बेतहाशा पसंद करते हैं, कितने लोगों को आपने रेड कर रखा है, और देखिए कि आपने आपकी जो कलर बुक कॉल्ड लाइफ है उसको कितना चितर रखा है। ठीक। कबीरदास कहते थे, जस की तस राखी चदरिया, हे परमात्मा जैसा ब्लैंक तूने मुझे भेजा था, ये चादर आज भी वैसी ही ब्लैंक है। सो इससे अहंकार खत्म, और फिर 3 स्टेप प्रोसेस बार बार रिपीट कीजिए उस व्यक्ति के लिए, और देखिए क्या कलरिंग डी कलरिंग में कन्वर्ट हो रही है। इसको आप करें तो थोड़ी मदद होगी। अगर आप और इसमें जानना चाहते हैं, वेदांत सीरीज का 13वां सेशन अटेंड कीजिए, डिटेल में इस पे और चर्चा हुई है। ठीक। या फिर वेदांत सीरीज का सेशन 8 भी आप अटेंड कर सकते हैं। अब हम कुछ क्विक टिप्स देंगे, हाउ टू एलिमिनेट ईगो। क्विक टिप्स, ईगो इन अ नेगेटिव वे। अभी तक तो हमने अहंकार की बात की थी, अब हम ईगो की बात कर रहे हैं। पहली टिप, एक्सपेंशन मेडिटेशन कीजिए। एक्सपेंशन मेडिटेशन कैसे करते हैं वो हम अभी बताने वाले 5 मिनट बाद। ठीक। दूसरा, गीता पढ़िए, सेशन 25 गीता का विराट रूप चैप्टर 11, उसे बार बार पढ़िए, आपका ईगो अपने आप सेटल होने लगेगा। सेशन 25 गीता सीरीज अटेंड कीजिए उससे फिर से। वेदांत का लॉ ऑफ कर्मा सीरीज अटेंड कीजिए अगर आपको अपने ईगो पे काम करना है, अगर आपको डी कलरिंग करनी है। लॉ ऑफ कर्मा सेशन 17 वेदांत सीरीज। कुछ दिन जमीन पे सोइए, इससे ह्यूमिलिटी आती है। माता पिता को साष्टांग प्रणाम कीजिए, इससे ह्यूमिलिटी आती है। जब आप झुकते हैं शरीर तो मन भी झुकता है। सेल्फलेस सेवा कीजिए, इससे ह्यूमिलिटी आती है, ईगो कम होता है। घर में झाड़ू लगाइए, बर्तन मांजिए, इससे ईगो कम होता है, ह्यूमिलिटी आती है। रोल एक्सचेंज कीजिए उन लोगों के साथ जो बाकी लोग सदघर में सदस्य हैं, उससे आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देख पाएंगे। रोल एक्सचेंज कीजिए। अपने सबॉर्डिनेट को पहले गुड मॉर्निंग बोलिए, इससे पहले कि वो आपको गुड मॉर्निंग बोल पाए। करके देखिए, बड़ा मजा आता है। यू स्माइल एंड से गुड मॉर्निंग। अपने सबॉर्डिनेट को हमेशा थैंक यू बोलिए जब वो आपके कैबिन से जाए, आपसे मिल के जाए। आपसे गलती हो तो भले वो सबॉर्डिनेट हो, उसको सॉरी कहिए। कभी कभी बिल्कुल सुदूर सबॉर्डिनेट को भी फोन लगा के उसका राजी खुशी पूछ लीजिए, वो जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि स्वयं आप फोन लगाएंगे उसे। करके देखिए। ठीक। किसी से वो व्यवहार, शब्द और विचार ना रखें किसी के भी प्रति जो आपको खुद के लिए पसंद नहीं। अपने मुफलिसी के दौर की एक निशानी जरूर अपनी टेबल पे रखिए। वो दौर जब आप डरे हुए थे, घबराते थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो निशानी आपको हम्बल रखेगी। अभी न्यूज में आता है कलेक्टर ने किसी को चाटा मार दिया। वो मुफलिसी की दौर, वो जो तैयारियों के दौर होते हैं, उसका सिंबल जब आप सामने रखते हो, यू बिकम हम्बल। हो सके तो एक कुर्सी की फोटो से छोटी सी ड्राइंग बना के अपनी टेबल पे रख लीजिए। ये आपको याद दिलाएगी कि जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं वो मुझसे मिलने नहीं आ रहे, वो इस कुर्सी से मिलने आ रहे हैं। तो आपको अहंकार अपने आप नहीं बढ़ेगा, आपको याद रहेगा कि ये लोग इस कुर्सी से मिलने आ रहे हैं, मेरी क्या कदर है। अपने हाथ से बड़ा बड़ा लिखिए अहंकार, और उसको जाइए छत पे, उसको फाड़िए पूरे मन से और उड़ा दीजिए हवा में। ये सबकॉन्शियस मैसेज है दैट आई वांट टू बी हम्बल इन लाइफ। अपने हाथ से लिखिए अहंकार, माचिस से उसको जला दीजिए उस कागज को, और जैसे जैसे वो एक एक अक्षर जलता हुआ दिख जाए, आप उसको गौर से देखिए, आप में ह्यूमिलिटी बढ़ेगी। एक प्लांट जब लगाएं उसके साथ अपना अहंकार लिखिए, कागज पे गड्ढा खोद के उसको भी दबा दीजिए। 5 तत्वों में अपने अहंकार को विलीन कर दीजिए। यहीं से तो हम आए थे। उसको जल में बहा दीजिए। मृत्यु जो याद रखता है उसका भी अहंकार नहीं होता। ये 14th टिप है, 14वीं टिप, मृत्यु को हमेशा याद रखें। 15वां, किसी भी इवेंट पे समय से 5 मिनट पहले पहुंचे और किसी के वहां ना आने पे नाराज नहीं हुए, भले आप वहां के चीफ गेस्ट ही क्यों ना हो, इट्स फाइन। इससे भी ह्यूमिलिटी आती है।
कभी कभी साइकिल से ऑफिस जाइए। और जब भी किसी से मिले तो कोशिश कीजिए कि मुझ में और उनमें कॉमन क्या है, इसको देखें। कम से कम रोज 2 लोगों की तारीफ जरूर कीजिए, या एक ही व्यक्ति में 2 तारीफ के लायक चीजें ढूंढिए। अगर आपको व्यक्ति में तारीफ के लायक चीजें नहीं दिखती तो किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाइए। इसका मतलब अभी हमारे मानस को डॉक्टर की जरूरत है। और अपनी तारीफ पे प्रसन्न मत होइए। ये कुछ स्मॉल टिप्स हैं which help us to be humble. So use those 3-step method and these tips. And as I told you, there is a very strong meditation. It is called expansion meditation. तो अब हम उस expansion meditation में जाएंगे। ये expansion meditation अहंकार को सेटल करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दुनिया को अनकलर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टू सी द वर्ल्ड एज इट इज, टू सी थिंग्स एज इट इज, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए, हमने जैसा आपको मैसेज भिजवाया था, आप जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। और नाउ लेट्स एंटर इनटू दिस वंडरफुल एक्सपेंशन मेडिटेशन, जो भगवत गीता के 11वें अध्याय से प्रेरित है। सो आप में से जो लेट सकते हैं वो लेट जाएं, जो बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं। एंड हम अब एक सघन मेडिटेशन में जाएंगे। जिस भी मुद्रा में आप खुद को कंफर्टेबल समझते हैं, आप उस मुद्रा में अपने आप को ले लें। और अब एक हल्की सी गहरी सी सांस लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स खुद को पूरी तरह से रिलैक्स, कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाइए। खुद को रिलैक्स, अपनी सांसों के लिए जागरूक हो जाइए। सांसों पे ध्यान। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपनी सांसों की लय पे ध्यान। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक और गहरी सांस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और अब इस शांत और स्थिर मनोदशा के साथ अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों पर विचार कीजिए। महसूस कीजिए ऊर्जा अपने पैरों की उंगलियों पे। अब अपनी पिंडलियों पर उसी ऊर्जा को, उसी चेतना को बहता हुआ महसूस कीजिए। आपके पैरों की पिंडलियों, अब अपने घुटनों और जांघों में उसी चेतना को महसूस कीजिए।
कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। अब अपने पेट पर उसी चेतना को महसूस कीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। चेतना रिलैक्सिंग आपकी पूरी कमर को रिलैक्स कर रही है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। शिथिल छोड़ दीजिए पूरे शरीर को, रिलैक्स्ड। अपने हृदय में उस ऊर्जावान चेतना को महसूस कीजिए, रिलैक्सिंग यू कंप्लीटली, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। अब अपने हाथों में उसी चेतना के गमन को महसूस कीजिए, रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स। आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है, उसे शिथिल छोड़ दीजिए। ये ऊर्जावान चेतना आपकी गर्दन को रिलैक्स कर रही है। अब समस्त चेतना अपने मस्तक में भौं के मध्य स्थापित की। ये पूरी चेतना आपके मस्तक भौं के बीच स्थापित हो, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। चेतना को अब अपने सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर बिल्कुल सिर के ऊपर केंद्रित कीजिए। अपनी चेतना को बिल्कुल अपने सिर के ऊपर केंद्रित कीजिए और गहरा। जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, आप और डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे। 3, डीपर। 2, more deeper. 1, deepest relaxation. Excellent. Completely relaxed. और अब हम जैसे ही 5 से 1 गिनेंगे, आपकी चेतना आपके शरीर को छोड़कर ऊपर उठना शुरू होगी। 5, धीरे धीरे चेतना का उठना प्रारंभ हुआ। शरीर को छोड़, ये सीमित शरीर को छोड़कर वो अनंत चेतना उठ रही है। 4, शरीर से ऊपर चेतना उठ रही है। 3, और ऊपर। अब आपको अपना खुद का शरीर दिख रहा है। आप देख सकते हैं उसे। 2, और ऊपर। और जैसे ही हम 1 कहेंगे, आप बाहर से ऊपर से अपने शरीर को देख पाएंगे। 1, और ऊपर। आप देख सकते हैं, आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि कितना स्पष्ट आप देख पा रहे हैं। केवल ये ऊर्जा, ये इंटेंशन महत्वपूर्ण है, ये साक्षी भाव महत्वपूर्ण है। आप साक्षी बनिए, देखिए, साक्षी बनिए, स्वयं को ऊपर से देखिए, गौर कीजिए, अपने बॉडी पोस्चर को देखिए। देखिए, आप ऊपर से खुद को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, चेहरे को देखिए, अपने कपड़ों के रंग, उसके टेक्सचर को देखिए। क्या पहना है आप? देखिए, आप खुद को देख पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं। और अब अपनी चेतना को और ऊपर उठाएं, हायर, मोर हायर। द मोमेंट आई काउंट 3 डाउन टू 1, आपकी चेतना और ऊपर उठेगी। 3 और ऊपर, और ऊपर, 2। अब आप उस बिल्डिंग, मकान, ढांचे को देख पा रहे हैं जिसमें आप हैं। देखिए, आप उसकी छत देख पा रहे हैं, उसको ऊपर से देख पा रहे हैं। एक मोर हायर, अपनी चेतना को उठने दीजिए, वो सर्वज्ञ चेतना हायर। अब आप वो गली, मोहल्ला, क्षेत्र महसूस कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर से, उसी मकान में आप हैं। वो सड़कें, वो गलियां, सब दिख रहा है। हायर, और ऊपर उठते हैं। जैसे हम एक कहेंगे, आपकी चेतना एक और अलग आयाम तक पहुंचेगी। 3 हायर, मोर हायर, 2 हायर, और ऊपर सघन। और जैसे ही हम एक कहेंगे, आप उस पूरे नगर को देख पाएंगे जिस नगर में आप हैं। ऊपर से एक, अब आप बहुत ऊंचाई से उस पूरे नगर को देख पा रहे हैं। छोटे छोटे से घर, सड़क पे छोटे छोटे से चलते लोग, कार चलाते लोग, पूरा इंसानी आदान प्रदान, यातायात, इंसानी सभ्यता का पूरा ताना बाना आप देख रहे हो। इन्हीं इन्हीं में कहीं आप भी हैं, यहीं कहीं। और चलिए और ऊपर उठते हैं, चलें अनंत की यात्रा। हाय, जैसे ही हम एक कहेंगे, आप अपनी चेतना को और एक ऊपर हायर डायमेंशन में पाएंगे। 3, अब आपको नगर का उपक्षेत्र, आसपास के खेत, खलियान सब नजर आने लगे। 2 मोर हायर, आप बादलों के भी ऊपर जा रहे हैं। चींटी जैसे छोटे छोटे से लोग नजर आ रहे हैं। 1 हायर, हम अपनी चेतना को और विराट में ले जाए। हायर, अब बड़े बड़े पर्वत, शिखर, नदियां, सब आप ऊपर से देख पा रहे हैं। बड़ी बड़ी घाटियां, लैंडस्केप्स, बड़े बड़े मैदान,
हाय, अपनी सर्वज्ञ चेतना को और उठाएं। अब आप मौसम, बादल, प्रकाश सब देख, हाय हाय, और ऊपर। और अब आप पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पे आ गए हैं, सबसे ऊपर। और अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे, आप अपने इस ग्रह को छोड़ इस ग्रह से परे निकल जाए। 3, हायर, आपकी चेतना इस नीले ग्रह से भी परे होती जा रही है। 2, अब आप अपने ग्रह से ऊपर उठिए। 1, अब आप अपने ग्रह पृथ्वी को दूर से देख पा रहे हैं। आपका ग्रह एक गोल नीला ग्रह, एक अद्भुत दृश्य। आप नीले नीले महासागरों को देख पा रहे हैं। कत्थई जमीन आपको दिख रही है। वनस्पतियों का हरा रंग आप देख पा रहे हैं। रेगिस्तान का पीला रंग आपको दूर से दिख रहा है। धरती, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आप उनकी सफेदी देख पा रहे हैं। एक विलक्षण दृश्य। इसी में कहीं आप हैं। आपका घर, आपके रिश्ते, आपके सपने, आपका जीवन, सब कुछ इसी में कहीं, यही कहीं, इसी ग्रह पर जिसको आप देख रहे हैं दूर से। 7.5 अरब लोग रह रहे हैं। अरबों लोग जी रहे हैं। सबके अपने अपने जीवन है, सबके अपने अपने सपने हैं, अरबों के संघर्ष हैं, सबकी अपनी अपनी सफलताएं हैं, सबकी अपनी अपनी विफलताओं की कहानियां, सबके रिश्ते, सबका जन्म हो, एक दिन सबकी मृत्यु हो जाए। इसी ग्रह पे आप महसूस कर पा रहे हैं कई महाद्वीप, देशों की काल्पनिक रेखाएं, प्रदेश, भाषाएं, प्रजातियां, समाज, समूह, संगठन, कई इकाइयां, सब यही तो है। इसी ग्रह पर हमारा ग्रह, यही तो बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर उम्र, वर्ग, संप्रदाय, रंग, जाति, पंथ, लिंग के लोग यही तो रहते हैं, असंख्य विभिन्नताओं के साथ। अब जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, आप अपनी चेतना को और ऊपर उठाएंगे। 3, गोइंग हायर। अब पृथ्वी और छोटी दिखने लगी। 2, और हायर। अब जैसे ही हम कहेंगे 1, आप एक छोटी सी अंटी के समान अपनी धरती को देखो, बहुत छोटी सी, अनंत सघन अंतरिक्ष में एक छोटी सी हमारी पृथ्वी। इसी में तो जीवन घटित हो रहा है।
प्रतिशत अनगिनत जीवन अवधियां प्रारंभ हो रही और समाप्त हो रही। यही कहीं हम भी हैं, हम भी तो यही हैं, इसी छोटी सी धरती में। हमसे पहले भी इसी तरह सैकड़ों पीढ़ियां इस धरती पे आई, अपना जीवन, अपने सपने, अपनी चुनौतियों को देखा और चली गई। हमारे बाद भी तो सैकड़ों पीढ़ियां आएंगी जो अपना सपना, अपना जीवन, अपनी चुनौतियों को देखेंगे और चली जाएंगी। पूरी सभ्यताओं की भी तो जीवन अवधि होती है, वो भी तो पैदा होती है, वो भी तो अपने उत्कर्ष पे पहुंचती है। वो भी तो फलती फूलती है और एक दिन उनका भी पतन हो जाता है। कितनी ही सभ्यताएं आई, फली फूली और खत्म हो गई। कितने ही महान शहर बसे, उन्नत हुए और खत्म हुए। ये अभी भी हो रहा है, हर पल हर क्षण ये हो रहा है, ये घट रहा है, अभी भी, इस पल भी। कितनी ही सभ्यताएं हमारे बाद भी आएंगी, शहर, संस्कृतियां, भाषण, जीवन पद्धतियां आएंगी और समाप्त हो जाएंगी। पूरी मानवता भी तो धरती पर रहने वाली करोड़ों प्रजातियों में से एक ही है। हर प्रजाति इसी तरह अपनी जीवन अवधि से गुजर रही है। छोटी सी मनुष्य स्वयं भी इस रूप में धरती पर कुछ लाख साल पूर्व ही तो आया। यह सारी प्रजातियां भी तो इस धरती पर कुछ करोड़ साल पूर्व ही तो आई। धरती पर समस्त प्रकार के जीवन की अवधि भी तो मानो एक 10,000 पेज की पुस्तक की एक पंक्ति मात्र है। हाय, अरबों साल पुराने इस ग्रह पर जीवन भी तो अभी अभी ही आया है। जिस ग्रह को आप देख रहे हैं, इस ग्रह की भी तो एक निश्चित जीवन अवधि है। इसका भी तो जन्म, उत्कर्ष और मृत्यु होगी। हर ग्रह जो अरबों साल पहले एक तारे के विस्फोट से बना, उस पर जीवन आया, वो फला फूला। एक दिन वो ग्रह भी तो अपने ही सूरज में समा जाएगा। और अब हम और सघन चेतना की ऊंचाइयों में जाएंगे। जैसे ही हम एक कहेंगे, आप और ऊपर उठेंगे चेतना में। 3, आप और दूर जा रहे हैं उस पृथ्वी से, और सघन अंतरिक्ष में। 2, अब सारा सौर मंडल दृश्य हो रहा है, सारे ग्रह, हमारा सूर्य। और जैसे ही हम एक कहेंगे, आप इस आकाश गंगा के अनंत तारों को एक साथ देखेंगे। एक, इस अनंत आकाश गंगा को महसूस करें। इस आकाश गंगा के अनंत तारों की तरह
हर सूर्य भी अपनी जीवन अवधि में अपने ग्रहों को पोषित करके समाप्त हो जाए और इस आकाश गंगा में समा जाए। हम और चेतना की ऊंचाइयों में जाएंगे। जैसे हम एक कहेंगे हम और ऊपर जाएंगे। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे आप और चेतना में ऊपर उठेंगे। 3। यह आकाश गंगा भी तो इसी चक्र से बंधी है। अनंत गहरी विराट। 2। इस आकाश गंगा के भी परे हम जा रहे हैं। 1। आप अपनी समस्त आकाश गंगा को महसूस कर सकते हैं। ये अनंत गहरी विराट। किंतु एक समय यह भी तो अनंत अंतरिक्ष में खो जाए। अनंत अंतरिक्ष। अब हम अपनी चेतना को और और इस आकाश गंगा से भी परे उस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर। जैसे हम 3 से 1 कहेंगे आप अपनी चेतना को और उठाएं उस अनंत आकाश गंगा के। 3। आकाश गंगा से 2। अब वो आकाश गंगा भी एक छोटी सी बॉल जैसी नजर आए। जैसे हम कहेंगे आप अपने आप को अनंत ब्रह्मांड में पाएंगे। अगाध अनंत ब्रह्मांड। 1। पूरा ब्रह्मांड। अनंत अगाध गहरा ब्रह्मांड। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ये भी तो काल से ही बंधा है। एक विस्फोट से पैदा हुआ यह ब्रह्मांड भी। यह ब्रह्मांड भी समय के अंतिम छोर पर उस अनादि अनंत ब्रह्म में समा जाएगा। वो ब्रह्मांड ये भी तो समा जाएगा। महसूस कीजिए किस तरह यह अनंत विस्तारित चेतना पुनः ब्रह्म में लीन हो रही है। क्योंकि यह समस्त ब्रह्मांड उसी ब्रह्म में ही तो लीन हो जाए। महसूस कीजिए किस तरह यह अनंत चेतना पुनः ब्रह्म भूत हो रही है। महसूस कीजिए अपने आप को उस ब्रह्म से एकीकार में महसूस कीजिए। मैं ही तो ब्रह्म हूं जिससे ये सारा ब्रह्मांड आता है। मैं भी तो ब्रह्म से ही आता हूं। ब्रह्म में ही तो रहता हूं और ब्रह्म में पुनः मिल जाता हूं। इस अनंत चेतना के साथ पुनः मैं किसी ब्रह्मांड के, किसी आकाश गंगा के, किसी सूर्य के, किसी ग्रह के, किसी महाद्वीप के, किसी देश के, किसी प्रदेश के, किसी शहर, किसी मोहल्ले के, किसी घर के, किसी कमरे में, किसी रूप में मैं पुनः जन्म लेता हूं। मैं वही ब्रह्म तो हूं। इस चेतना के साथ में जन्म मैं आता हूं कि मैं वो अनंत अनादि विस्तारित ब्रह्म हूं। मैं पुनः अपना जीवन इसी चेतना से प्रारंभ करता हूं। अब
अपने सारे किरदार निभा इसी चेतना कि मैं किसी शहर, प्रदेश, देश या ग्रह का नहीं हूं, किंतु उस अनंत अखंड ब्रह्म का ही रूप। ये जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप, रिश्ते केवल मेरे किरदार के, किंतु मैं उस अनादि सनातन ब्रह्म का ही रूप हूं जो अनश्वर है। मुझे जन्म और मृत्यु छू नहीं सकता। ये शरीर, रूप और किरदार जन्म लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं, और मैं अजर, अमर, अरूप, सनातन मैं ही था, मैं ही हूं और मैं सदा रहूंगा। मैं जगत में नहीं, जगत मुझ में है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अभय, प्रेम रूप, अनंत, ऊर्जावान, अनादि मेरी चेतना, मैं ही ब्रह्म हूं। चिर शांत, अनंत, अखंड, अनश्वर, अभय, चिर शांत, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म। अब इस परम चेतना को अपने मस्तक में स्थापित कर लीजिए और इस परम चेतना के ऊर्जाकरण अपने शरीर के एक एक कोने तक बिखर जाने दीजिए। आपका रोम रोम ऊर्जावान हो चुका है इस परम चेतना से। अखंड ब्रह्मांड आप में समाया है, अनंत यात्रा के यात्री। आप पूरी तरह से ऊर्जावान, शांत, प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। और अब जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। परफेक्ट। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या आज पढ़ा। हमने आज बात की अहंकार पे। अहंकार अहम करणम है, अपनी आइडेंटिटी, और जैसी हमारी आइडेंटिटी होती है वैसी ही हम दुनिया को देखते हैं। हमारी आइडेंटिटी हम लिंग, रंग, देश, जाति, धर्म, नस्ल, वर्ण, रिश्ते, उम्र और नौकरी में परिभाषित करते हैं, और जैसा हम खुद को देखते हैं वैसा ही दुनिया दिखती है। हमने देखा कि किस प्रकार अहंकार ईगो नहीं है, वो आइडेंटिटी है। ईगो खुद को इंपॉर्टेंस देना है, अहंकार न्यूट्रल है। सेल्फ रिस्पेक्ट उसका पॉजिटिव उपयोग है, ईगो उसका नेगेटिव उपयोग है। और हमने देखा कि किस प्रकार अहंकार हमारे वर्ल्ड व्यू को डिफाइन करता है। मन, चित्त और अहंकार मिलकर दुनिया को रंग देते हैं।
और इसीलिए अहंकार प्राइमरी सोर्स है दुनिया को रंग देने का। जितना अहंकार होगा दुनिया उतने अलग अलग रंगों में दिखेगी। तो क्या करें, हम 3 स्टेप मेथड यूज करें अनकलर करने के लिए। स्टेप 1 इज कॉल्ड होल व्यू। होल व्यू मींस WHOLE, वाइड व्यू, W फॉर वाइड व्यू। वाइड व्यू मीन का मतलब क्या वो व्यक्ति सभी रोल में वैसा ही है, क्या वो शुरू से वैसा ही रहा, या फिर उसके जीवन की कुछ घटनाओं ने उसे वैसा बना दिया। H फॉर हिज और हर व्यू, उसका देखने का नजरिया क्या है रियलिटी को। O फॉर अदर्स व्यू, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। L फॉर लैंडिंग व्यू एंड E फॉर एक ओमकार व्यू। जब आप इस पे गहराई से सोचेंगे तो डी कलरिंग शुरू होगी। इससे भी काम नहीं होता तो फिर से विचार कीजिए रोल व्यू। स्टेप 2, रोल व्यू में 3 प्रश्न खुद से पूछिए। एम आई परफेक्ट, क्या मैं परफेक्ट हूं जो दूसरों को जज करूं। दूसरा, हु एम आई जज टू जज, मैं कौन होता हूं किसी को जज करने वाला। और तीसरा, वो परमात्मा है, वो निर्धारित करेगा कौन सही कौन गलत। तीसरा है सोल व्यू। इससे भी अगर रास्ता ना निकले तो सोल व्यू, हर व्यक्ति उसकी सोल जर्नी पर है। कई बेबी सोल होते हैं, गलतियां करते हैं, उनका व्यवहार सम्यक नहीं होता, उन्हें माफ करें, उनको ब्लेसिंग्स दें। दे विल ऑल्सो इवॉल्व इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अगर इन तीनों स्टेप से भी काम नहीं बचता तो फिर अगली स्टेप ही रीबर्थ है। लॉ ऑफ कर्मा कहता है हम तब तब बार बार आते रहेंगे जब तक हम इस लाल और हरे को न्यूट्रल ना कर दें। हम बार बार आएंगे। इट्स अ एटर्नल क्लिंजिंग प्रोसेस, इट्स अ प्यूरिफायर टिल वी डोंट डेवलप अ मल्टी डायमेंशनल व्यू। हम फिर से रिबर्थ लेंगे, कभी स्पेक्टेटर बन के आएंगे, कभी परपेट्रेटर बन के आएंगे, कभी विक्टिम बन के आएंगे। हम हर उस रोल को निभाएंगे इस धरती पे पुनः आकर जिस रोल से हमें लगता है कि हम उसको अलग अलग रंग में रंगते हैं। तो ईगो को कैसे मैनेज किया जाए? एक्सपेंशन मेडिटेशन करें, गीता पढ़ें, वेदांत पढ़ें, जमीन पे सोएं, साष्टांग प्रणाम करें, माता पिता को सेवा करें, अपने सबॉर्डिनेट को कॉल करें, पहले उन्हें गुड मॉर्निंग विश करें, झाड़ू लगाएं, किसी से वो व्यवहार शब्द आचरण ना करें जो आपको पसंद नहीं, मुफलिसी के दौड़ की निशानी रखें, सामने कुर्सी का एक फोटो रखें ताकि याद दिलाएं जो मिलने आ रहा है कुर्सी से मिलने आ रहा है। अपने अहंकार को 5 तत्वों में दे दें, मृत्यु को याद रखें, इवेंट में समय से पहले पहुंचे, साइकिल से ऑफिस जाएं, थैंक यू सॉरी कहें, लोगों में कॉमन चीजें देखें, लोगों की रोज तारीफ करें और अपनी तारीफ में प्रसन्न ना हो। और एक एक्टिविटी हमने आपको दी, जस्ट इन 3 स्टेप्स को अपने किसी भी रोल में जिसको आपने रेड कर रखा है उसको लागू करके देखिए और देखिए कैसे धीरे धीरे डी कलरिंग होती है। और इस एक्सपेंशन मेडिटेशन को आगे भी कंटिन्यू कीजिए। आज के लिए इतना ही।